अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में खुशामदीद। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैक वक्त मुख्तलिफ नौयत की दरखास्तें ज़ेर समात हैं। हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात कल तक मुलतवी कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक समात मुलतवी करने का ऐलान किया। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ की समात में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल में खामियों की निशानदही की थी, जिस पर आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से तनकीद की गई कि हाई कोर्ट में ज़ेर मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल जमात के वकला कल से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट बरी कर दिया। अगर वो करते हैं तो ये तस्वर किया जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर और दबाव की वजह से उनको बरी किया गया। इदारे को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए। इसी तरह का तासुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से भी सामने आया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन चुका है। ताहम जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद समात का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि बेहतर होगा कि पहले हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील की जानिब से कल ये तासुर दिया गया था कि आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रिहाई का कभी इम्कान मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की हैं। सवाल यह है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल या फिर कलअदम होने का कितना इम्कान मौजूद है। अगर सज़ा मुअत्तल या फिर कलअदम हो जाती है तो क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जेल से बाहर आ सकेंगे? क्योंकि 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक केसेस में इनको शामिल 6 दफ़ात में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा साइफर केस में वो पहले ही शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। दीगर केसेस में इनकी ज़मानतें मनसूख हो गई हैं और इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब, जो कि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, और सीनियर तज्ज़ियाकार और क़ानूनदान हैदर वहीद और शेर अफजल मरवत वकील चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हैं। आप सबको मैं वेलकम कहूँगा। सर, सबसे पहले हसन साहब आपसे ही मैं शुरू कर लेता हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। पाकिस्तान बीमार है और जो ठीक करने का दावा करते थे वो जेल में हैं, जो ख़राब किया है जिन लोगों ने वो लंदन है, पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जो ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं वो कंपाउंडर्स हैं। बेसिकली मेरा सवाल ये है नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान बीमार है। आज ये तासुर था कि इमरान खान साहब की आज बेल हो जाएगी, आज बाहर आ जाएंगे। दोनों समातें जो हुई हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तासुर तो इस बात पर ट्रिगर हुआ गुज़श्ता रोज़ जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट कल डिसाइड करे, 1 बजे केस की समात करे और उसके बाद फिर हम इस मामले को देखेंगे। तो यही तासुर आया कि चेयरमैन PTI को अगर बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रायल के अंदर खामियां थी वो उनकी निशानदही कर दी थी। तो ये बेसिकली एक अंदाज से अगर आप कहें तो जो हाई कोर्ट है उसकी कार्रवाई के ऊपर असरअंदाज होने के मुतरादिफ था। क्योंकि देखिए, एक मामला जैसे शेर अफजल साहब बैठे हुए हैं, ये भी रोज़ अदालतों में पेश होती हैं। जब सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए और इन राइटिंग आ जाए तो फिर जो लोअर जिस कोर्ट में वो केस चल रहा हो वो उसका प्रेशर लेता है। तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जजेस, जब उसकी तरफ से इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी तो फिर हाई कोर्ट ने प्रेशर लिया और आज लिया भी, जैसे उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी। फिर इसी बात के ऊपर ही जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी, जैसे आपने उन्होंने दिखाया कि उन्होंने भी अपने जो है सवालात उठाए हैं, एतराज़ किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा मामला ये है कि आज की जो केस के हवाले से जो अहम बात थी वो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि चेयरमैन PTI की जेल कंडीशंस कैसी हैं। चेयरमैन PTI तो लफ्ज़ नहीं बोला, उन्होंने पिटिशनर के बारे में बोला। तो बात यह है कि एक इन्फ्रेक्चुअस एप्लीकेशन को आपने टेकअप किया हुआ है, उस इन्फ्रेक्चुअस एप्लीकेशन के ऊपर कल भी आपने 2 घंटे की हियरिंग की, आज फिर आपने समात के लिए मुकर्रर किया। आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में एक मामला किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि आपने
पैरेलल प्रोसीडिंग चला रहे हैं। हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है, आप कह देते हैं कि ठीक है जी इन्फेक्शस है, हाई कोर्ट में डिसाइड होकर अपील में आ जाए तो हम देख लेंगे। लेकिन वो अगर हुमायूं दिलावर साहब ने हेस्ट के अंदर डिसीजन दिया है ट्रायल का, जो कि किसी हद तक ये बात ठीक है कि वो उजलत में उन्होंने फैसला किया, तो क्या जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये उजलत में केस को नहीं चला रहे और उसी तरह उसके ऊपर बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे पनामा के अंदर उन्होंने की मॉनिटरिंग की। तो अब जेल कंडीशंस के हवाले से जब उन्होंने सवाल पूछा, रिपोर्ट मांगी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से, तो सवाल ये बंदा उनसे पूछे कि जनाब क्या आप सो मोटो हियरिंग कर रहे हैं, क्या ये सो मोटो प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें आपने पूछ दिया कि जेल कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, इस पे कंटिन्यू रखेंगे इस बात पे। हसन साहब, मैं शेर अफजल साहब की तरफ आना चाहूँ। शेर अफजल साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाएगी या फिर कलअदम हो जाएगी? कल तक फैसला मुअत्तल हुआ है कि कल दोबारा हेयरिंग होगी और फिर जो भी फैसला फर्दर होगा वो सामने आएगा। आप समझते हैं कल कलअदम या फिर मुअत्तल हो सकती है इमरान खान पीटीआई चेयरमैन की जो सज़ा है? जी शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है वो 3 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। एक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट के हवाले से कानून ये है कि नंबर 1, उनको कैदी को उसी जेल में रखा जाएगा जिसके लिए कमिटल वारंट जारी होता है। बिल्कुल कतगन लगी है प्रिजन रूल में, इनको उस कतगन के अगेंस्ट अटक जेल में ले जाया गया। दूसरी बात यह है कि ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ये है कि 3 से लेकर 7 साल तक जो सज़ाएं हैं उनको शॉर्ट टर्म सेंटेंसेस कहा जाता है। और अगर अदालत के सामने जब अपील लगती हैं पहली पेशी पे, तो अगर ट्रायल में कोई ऐसी मुश्गाफ गलतियां हो जो वकील जो है उजागर करता है, प्रेजेंट करता है कोर्ट को, तो नंबर 1 शॉर्ट टर्म सेंटेंस और प्लस जो है इर्रेगुलरिटीज़ इन द ट्रायल, इन दोनों की बुनियाद पे ऑर्डिनरीली वो सेंटेंस 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सस्पेंड हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई की जब अपील आई, हमें तो कभी तवक्को थी कि जिस अंदाज में यह ट्रायल चला, जितनी इसमें इर्रेगुलरिटीज़ थी, ना हमें डिफेंस का मौका दिया, ना बास का मौका दिया, हमारी तवक्को थी कि ये पहले दिन पे सस्पेंड हो जाएगी। जो गवाहान थे उनकी जो दरखास्त थी वो भी मुस्तरद की गई थी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की जानिब से भी फिर निशानदेही की गई, तो हुआ ये कि जब ये अपील आई, अपील सस्पेंड भी नहीं हुई और साथ में 4-5 दिन का इंदिया दिया गया कि ये लग जाएगी। इमीडिएटली इस अपील के एडजर्न होने के बाद जो है चेयरमैन पीटीआई की जो है ज़मानत खारिज होना शुरू हुई, जबकि सेम एनालॉजी पे सेम कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम शर एडुकेट के कत्ल केस में प्री अरेस्ट बेल दी हुई थी 9 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई को। उनकी बेल आज भी लगी थी और आज भी एक्सटेंड हुई है, क्योंकि जब कोई शख्स जेल में होता है तो एज्यूम होता है कि वो अदालत की तहवील में कैदी हो या वलाती हो। अगर जिन अदालतों को उनकी फिजिकल प्रेजेंस दरकार थी वो तलब कर लेते, ज़मीमा बे जारी करते कि जी चेयरमैन पीटीआई को मेरे सामने पेश कर दे, वो खुद तो आ नहीं सकता था, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जेल से प्रोड्यूस कर सकती थी। तो इस बुनियाद पे ये ज़मानत खारिज हुई। अब लगभग 25 केसेस में उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है, जिसमें से 7 केसेस जो हैं हमने चैलेंज किए लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि वो ATC लाहौर के केसेस थे। हमने कहा है कि जी उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की उस नज़ीर को फॉलो करते। तो सर 180 से ज़ायद केसेस हैं जी, लेकिन जो ज़मानतें हैं, जो ज़मानतें भी है, फिर दरखास्तें जो है वो भी मुस्तरद हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हुई, आपका सवाल है ज़मानत, देखिए ये रूटीन में पहली पेशी पे होना चाहिए था, फिर नहीं हुआ। आज तारीख, कल जब तारीख आई तो हियरिंग पे वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि मुझे जो है 2 हफ्ते की तारीख दे दे। वो ये चाहते थे कि जितनी भी ताख़ीर हो सकते हैं उसकी रिलीज़ में वो हो जाए। आज पे कार्रवाई आई, जब आज पे कार्रवाई आई, अब आज से कल पे चली गई है। ये छोटा सा सवाल था, अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, कि वेदर इन द गिवन सर्कमस्टांसिस इनकी सज़ा सस्पेंड होनी चाहिए या नहीं। अब जो दूसरा जो ये इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है, जिस पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने बात की, मेरे दोस्त ने भी बात की, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिमिनल पिटीशन का लगना और अपील का लगना एक ही रोज़, ये इत्तेफाक है, इट इज़ ए कोइंसिडेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये क्रिमिनल पिटीशन सज़ा से पहले इन शॉर्ट कल वापस इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो कलअदम हो जाएगी।
सजा बाहर आ जाएंगे। सजा कल उसकी कलअदम नहीं होगी, सस्पेंड होगी, सस्पेंड हो जाएगी। जी हाँ, कल यानी ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। अभी बेल ग्रांट होगी, बेल ग्रांट होगी ना, अगर होती है तो बेल ग्रांट होगी। क्योंकि अगर कलअदम होती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाते हैं, अगर कलअदम नहीं होती, सिर्फ मुअत्तल होती है तो फिर वो नाअहल ही रहे ना, फिर वो फिर अगर सजा मुअत्तल होती है, ये जब कोई आदमी सजा याब हो जाता है तो उसकी जो जमानत होती है वो 497 रेड विद 426 होती है, सजा मुअत्तल करके उसको जमानत पे रिलीज किया जाता है। और जहां तक उसकी बहाली का ताल्लुक है, जब सजा मुअत्तल हो जाएगी फिर हमें दोबारा हाई कोर्ट में पिटीशन करनी पड़ेगी कि जिस सजा पे उसको डिस्क्वालीफाई किया गया वो सजा मुअत्तल हो चुकी है, लिहाजा उनको। ठीक है हैदर भाई साहब, आपको वेलकम कहूंगा अपने शो में। आप क्या समझते हैं, बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में तलब किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी कैसी आप देख रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली उनके लिए तो ये स्ट्रैटेजी कामयाब इस हद तक है कि कुछ जो है वो लगता ऐसे ही है कि कहीं ना कहीं जो है वो अयूब साहब सही फरमा रहे हैं कि कुछ सुपरविजन का आंसर नजर आता है जैसे। हालांकि कोशिश की है, लफाजी में काफी कोशिश की गई है कि ऐसा ना भी लगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी निकली हैं जिससे लगता है कि अब बिलफर्ज यही बात के जो नुक्स हैं इस जजमेंट में, और आई थिंक कि ओवरऑल तो इसमें उजलत नहीं की गई थी, लेकिन एंड में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एक ही तारीख में फिर एंड में कंक्लूड कर देना, फिर बीच में विटनेसेस जो है वो उनके हवाले से भी जो है उनको एविडेंस नहीं लीड करने दी, तो कुछ उजलत एंड में तो हुई थी। ओवरऑल अगर केस को देखें तो काफी टाइम दिया गया था इसमें। लेकिन ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर आप खुद ना पेश हो रहे हो तो जो अदालत जो है वो आपके लिए हमेशा इंतजार तो नहीं करेगी। और अगर विटनेसेस आप ये शिकवा नून लीग और पीडीएम का भी रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही जो है वो पैम्पर किया जा रहा है, और इस तरह के जो आपके सामने ही जब उनकी पेशियां होती थी तो वो पेश नहीं होते थे। अगर आपकी विटनेस की लिस्ट भी जो है वो इरेलेवेंट और बहुत लंबी है तो ये इख्तियार होता है ट्रायल कोर्ट का कि वो सारे विटनेसेस को डिपोज ना करने दे। बहरहाल ये फैसला तो अपील में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि ये क्या उस तरह की इरेगुलरिटीज हैं कि जिसकी बुनियाद पे सस्पेंड कर देना चाहिए इस जजमेंट को। जाहिर है सजा भी 3 साल की है, और ये बात दुरुस्त है कि जनरली जहां सजा 3 साल होती है तो वहां पे सस्पेंशन जाहिर है कि कदरे आसान होती है बनिस्बत अगर कोई 15 साल सजा होती है या सजाए मौत होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अब आई हैं मेरिट्स पे कि लगता ऐसा है कि जैसे ये जजमेंट जो है वो वाकई इलीगल है और इससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। और सर कल अदालत ने लिखा हुआ भी ये जो गवाहान थे उनको पेश करने की जो इस्तिदा थी वो भी मुस्तरद की गई है, एक्स पार्टी फैसला दिया गया है, उजलत में ये फैसला दिया गया है। देखिए बात ये है कि उजलत में फैसला अगेन आई थिंक लास्ट डे तो बिल्कुल उजलत लग रही थी, एक दिन की भी डेट उन्होंने नहीं दी। लेकिन अब ये भी तो नहीं हो सकता ना कि आप इरेलेवेंट विटनेसेस की लिस्ट दें, लेकिन उस पर रीजंस देने चाहिए थे कि क्यों एक एक विटनेस जो है उसको डिपोज नहीं करने दिया, क्योंकि बिलफर्ज कोई क्यों इरेलेवेंट था, या अगर कोई अकाउंटेंट था तो वो क्यों रेलेवेंट नहीं था। क्या उससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जो है वो कासिम के अब्बा की एक्चुअली गलती नहीं है और ये तो अकाउंटेंट ने किया था। जो भी कुछ था ये चीजें रीजंस के साथ अगर दर्ज हो जाती तो बेहतर था। लेकिन ये बात क्लियर है कि एज फार एज सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट इज कंसर्न, बेहतर ये होता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसमें जल्दी फैसला कर दे और सुप्रीम कोर्ट ये बात अपील में जाए और बैक वक्त हम दोनों जगह से ऑब्जर्वेशंस ना सुने। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन आई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कि जैसे हम सैंडविच हो गए हैं बिटवीन द ट्रायल कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी कोई मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा हसन साहब आप क्या समझते हैं कि जज ने जो आखिरी वक्तों में जिस तरह से फैसला दिया, उजलत में दिया, वो सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी कहा गया गवाहान को सुन लेते, जो 7 गवाहान थे आने थे, दिन भी दिए गए कि 7 दिन हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए कि 7 दिन है, गवाहान को सुन लें, फिर उसके बाद आगे जो फैसला होगा वो दें। उजलत में फैसला देने की क्या जरूरत थी और फैसला देने के बाद लंदन चले गए? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि ना ट्रायल कोर्ट को उजलत में केस का कंक्लूड करना चाहिए था, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस को उजलत में जल्दबाजी की वजह से ही तो सब चीजें मैनिपुलेट हो गई हैं। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट जो इतराज उठा रही है ट्रायल कोर्ट के ऊपर, खुद अमली तौर पर वही कर रही है। बिल्कुल। अब जब वो खुद ये कर रही है तो फिर आप उसको कसूरवार किस तरह ठहरा सकते हैं? जो काम उसने गलत किया तो वो काम अगर आप करेंगे तो वो दुरुस्त कैसे होगा?
सवाल तो ये भी है ना, एक मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं है, आपके पास जो एप्लीकेशन आई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें, जजमेंट से पहले की है, आपने उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया हुआ है, आप उस इन्फेक्शियस एप्लीकेशन को टेकअप कर रहे हैं, टेकअप करने के बाद फिर आप उसके ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि जो कि हाई कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो रही है, आप एम्बैरेस कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, अगर एक छोटा आदमी गलत काम करे तो वो गलत, और एक बड़ा आदमी या बड़ा जो बड़ी अदालत वो गलत काम करे तो वो दुरुस्त। देखिए, अभी ये जो जवाब दे रही है ना ये बात करने का, ये जवाब मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद फराहम कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये आपने कितनी जेल पिटिशंस हैं जी, बताएं मुझे, ये इस तरह के कितने कैदियों की आपने आज तक देखा है कि 5000 से कम जो है ना 54,000 में से ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद होंगी, किसी एक का केस टेकअप किया आज तक? कोई क्रिमिनल केस सुन रहे हैं चीफ जस्टिस आज तक? चीफ जस्टिस साहब नहीं सुनते ये केसेस जिसके लिए सुने जा रहे हैं, ये दुनिया को नजर आ रहा है। फिर आप एतराज आयद करते हैं अगर सजा मुअत्तल हो जाती है कि सहूलतकारी फराहम करती है, अगर ये सजा मुअत्तल हो जाती है कल जिस तरह से सबको फैसले का इंतजार है, तो बाकी जो दीगर केसेस भी हैं, फिर घड़ी वाला भी मामला है, तोशाखाना का मामला है, फिर इसके अलावा 9 मई का वाकया है, फिर दीगर भी वाकयात है, 180 केसेस हैं, उनमें गिरफ्तारी हो सकती है इमरान खान साहब की, पीटीआई चेयरमैन साहब की वापस आने के बाद। वो गिरफ्तारी से पहले मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ, जैसे शेर अफजल साहब ने फरमाया है ना कि इसमें उनकी बेल होनी है। चेयरमैन पीटीआई की शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल की थी, 14 अगस्त को 6 महीने की सजा पहले माफ कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो 2.5 साल रह गई है। ये अगर चीफ जस्टिस ने जो कुछ किया है ये ना करते तब भी चेयरमैन पीटीआई को बेल मिल जानी है इस केस में, तोशाखाना वाले केस में। ये शॉर्ट सेंटेंस है, 95 से 98% इम्कान है कि उनको बेल मिलनी थी। आप क्या कहते हैं? ये बात मैं कह रहा हूँ, ये ठीक कह रही हैं जी, जो ये बात सही है, वो उनको मिलनी थी। एक चीज ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मामला टेकअप किया है ये बिलाजवाब है। नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं इस पे उज़र उठाऊंगा क्योंकि असद साहब ने हमारी पिटीशन पढ़ी ही नहीं है, उनको इल्म ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा कौन सा केस है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये इसमें कमेंट्स दिए। आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सामने जो मुकदमा है वो मुकदमा यही है कि तोशाखाना केस में हमायूं दिलावर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अनऑथोराइज्ड शख्स ने जो है ये कंप्लेंट दायर की थी, ये हमने पहले हमायूं दिलावर को दरखास्त दी, उसने खारिज की, हाई कोर्ट हम गए, हाई कोर्ट ने दोबारा उनको भिजवा दी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंची है कि जी सिरे से इख्तियार समात ही नहीं था, तो फिर इस ट्रायल की तो सारी अहमियत, सारा वजूद ही खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कौन, यानी किस कानून के तहत आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि अपने सामने दायर जो दायर शुदा मुकदमा है, आप उठाएंगे, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि आज मैं अली जफर साहब की प्रेस मीडिया टॉक देख रहा था, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ठीक है गिरफ्तारी है, लेकिन एक जमहूरियत है पाकिस्तान में, जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, एटलीस्ट सियासी जमात को मुहिम चलाने की इजाज़त तो दी जाए। झंडे ले लिए जाते हैं, जिसके हाथ में झंडा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह की अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देखी, इस तरह की कोई सिर्फ झंडे चलाने की जो पाकिस्तान तरीफी की इंसाफ के वर्कर के साथ किया गया नहीं है ना, बिल्कुल लीडर के साथ किया गया, जिस अंदाज में इसको तोड़ने की कोशिश की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। एक चीज में अर्ज करना चाहता हूँ, मरियम नवाज की तरफ से भी ये बयान आया, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी बयान आया, और उसने बाकायदा हर्जत सराई की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि जी आप अपने अदालत की और अपनी तवकीर को देखें कि जी आपने क्यों ये कमेंट्स दिए। तकलीफ इससे है भाई, किस तरह आप सुप्रीम कोर्ट को रोक सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन न दे अपने सामने एक पेंडिंग मुकदमे पे। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी तवकीर बताने वाला वो खुद जो है अपनी रोपोशी का डेरों गाड़ियां खुद ही इसी तोशाखाने से समेट कर भागा है, फिर अदालतों से और कानून से भिगोड़ा है। ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि जनाब आप अपनी तवकीर को देखें। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो मुकदमा है। एक चीज में ये खत्म कर दूं, फिर आप जवाब दें। जी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुकदमा यही है कि ये बिला जवाज और इख्तियार समात नहीं था। तो ये कहना कि तो फिर आप ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में क्यों चले गए हैं? आप हाई कोर्ट में है ना अपील में, वो तो अपील में वहां पर डिसाइड होने दें। देखिए, आप एक टाइम पर एक मुकदमा एक अदालत में जाना ना, उसके बाद वहां से अगर रिजेक्ट होगा तो आप दूसरे कोर्ट में जाएंगे। सर मैं कानूनदान क्यों ना बनूं? नहीं, आपको कानून वही साहब, आपकी क्या राय है इस पर? चले भाई सबसे पूछते हैं जी, मेरी आप कंटिन्यू नहीं, आप भाई सबसे उसमें सजा दी है, आप उनकी आप कहते हैं अपील न करें। चले थर्ड पर्सन क्यों न करूं? चले मेरी इनकी बहस लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मैं अपील क्यों न करूं? आपने मुझे सजा दी है, सजा के अगेंस्ट चलेगा अपील कहां से? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर?
देखिए, ये तो मैं ऑलरेडी ओपिनियन दे चुका हूँ कि बेहतर होता है कि सिर्फ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो जल्द फैसला इस पे सस्पेंशन पे कर देता कि या तो आया के सस्पेंड करता जजमेंट या नहीं करता। इसमें भी कोई 1.5 हफ्ता लगने की जरूरत नहीं थी, पहली बात। और जो भी फैसला हो, सस्पेंड करें या ना करें, मेरे ख्याल से वो जल्द कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुदाखलत करने की ना जरूरत है, ना करनी चाहिए, ना करनी चाहिए थी। अच्छा। और अपील में आए उनके पास के केस, और जब अपील में आए तो वो जरूर उस पर फिर अपनी जो है वो राय का इजहार करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो देखें, ये इसमें तो जिस तरह बात की आपके बाकी गेस्ट ने भी के हो जाएगी मोस्ट लाइकली उनकी सस्पेंड हो जाएगा सेंटेंस, और कन्विक्शन मोस्ट लाइकली नहीं होगी तो वो नाअहल तो रहेंगे, बट साथ साथ ये भी बड़ा मुश्किल है कि वो रिहा हो जाएं, क्योंकि जितने केसेस में उनकी बेल्स कैंसिल हुई हैं और जो मजीद उन पे केसेस डाले जा रहे हैं, तो मुझे तो उनकी रिहाई नजर नहीं आ रही। बावजूद इसके कि तोशाखाना केस में अगर उनकी जजमेंट सस्पेंड हो भी जाती है, इंपॉर्टेंट वो होगा क्योंकि कन्विक्शन उनकी अभी एक ही है, और अगर वो कन्विक्शन का सेंटेंस भी सस्पेंड होता है तो जाहिर है कि एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त तो वो होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मुझे उनकी रिहाई नहीं नजर आ रही। ठीक है, जेल से बाहर आना मुश्किल लगता है। दूसरे केसेस भी है ना हैदर भाई साहब? जी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर ठीक है भाई साहब, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, इलेक्शन से मुताल्लिक करेंगे कि आखिर किसकी जुरिस्डिक्शन है इलेक्शन से मुताल्लिक तारीख देना। सदर ममलिकत की है, इलेक्शन कमीशन की, इस पर बहस करेंगे, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था, जिसमें इंतखाबात की तारीख के लिए मुलाकात की दावत दी गई थी। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी ख़त इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन क़वानीन में होने वाली हालिया तरामीम के बाद इंतखाबात की तारीख तय करना कमीशन का इख्तियार है, लिहाजा ज़िम्न में सदर से मुलाकात बेसूद होगी। याद रहे कि सदर ने अपने ख़त में आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 का हवाला दिया था, जिसके तहत सदर इस बात के पाबंद हैं कि वो असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करें। लेकिन आज लिखे गए ख़त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तावील पेश की कि जहां सदर अपनी सवाबदीद पर कौमी असम्बली को तहलील करता है तो उन्हें आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार भी हासिल है। ताहम असम्बली अगर वज़ीर आज़म के मशवरे पर या फिर आइन के आर्टिकल 58(1) के मुताबिक तहलील की जाती है तो इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार खुसूसी तौर पर कमीशन के पास रहता है। इस हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 का हवाला दिया, जिसके तहत हाल ही में एक तरमीम से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ये तनाज़ा एक और आइनी बहरान का बाइस बनेगा। सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल वाज़े तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की इनेकाद की बात करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए दिसंबर के वस्त तक का वक्त दिया है, जिसके बाद इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ क्या इलेक्शन कमीशन खुद आइन में दी हुई मुद्दत को बढ़ा सकता है? इस हवाले से हाल ही में पंजाब इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फील्ड में मौजूद है, जिसमें वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 किसी भी तौर पर भी कमीशन को 90 दिन के आगे जाने की इजाज़त नहीं देती। बहरहाल ऐवान सदर ने वजारत कानून से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर राय मांगी है। इस पर हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं हसन साहब। हसन साहब, आप बताइएगा, हसन अयूब साहब, कौन देगा इलेक्शन की तारीख? इलेक्शन कमीशन देगा, सदर ममलिकत देंगे? तो जंग बढ़ती जा रही है, कब आएगी इलेक्शन तारीख? आइन वाज़े तौर पर कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, आइन जो है ना वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। कहते हैं आइन जो है जिंदा जावेद दस्तावेज़ है। आइन में बिल्कुल यकीनी तौर पर 48 आर्टिकल 48 जिसका हवाला प्रेसिडेंट दे रहे हैं, उसमें 90 दिन के इंतखाबात का जिक्र ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसमें हर सिचुएशन के लिए आइन पाकिस्तान आपको गाइड करता है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आर्टिकल 51 ट्रिगर हो चुका है, और जब आर्टिकल 51 ट्रिगर हो चुका है तो फिर जो सेंसस है और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये भी आइनी जो है ना वो कदगन है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेड और राइट टू वोट जो है ये आपको देता है। तो जब ये दो एक तरफ आ गए और फिर इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 आ गया, तो फिर इनको तमाम पूरी स्कीम को अगर आप मद्देनजर रखें तो इसमें यह बात कहना गलत नहीं होगा जो कि प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन के बाद जवाब के बाद लॉ मिनिस्ट्री को भी लिख दिया है। तो जवाब यही होगा जो लॉ मिनिस्ट्री का भी कि ये जो स्वाबदीद है इलेक्शन की तारीख देने की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है। आप इसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड है और प्रेसिडेंट ने एक्ट करना होता है ऑन एडवाइस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे इलेक्टेड हो चाहे केयर टेकर हो, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के ऊपर एक्ट करना है। इस मौके के ऊपर ना ही प्राइम मिनिस्टर की कोई एडवाइस थी प्रेसिडेंट साहब को, तो प्रेसिडेंट साहब ने सादा अल्फाज में अगर बताऊं आवाम को तो प्रेसिडेंट साहब ने सिर्फ और सिर्फ सियासत खेली है। वो पीटीआई को का नैरेटिव है उसको ज़रा और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और जो कि उनको इस पर आपको इतराज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी एसोसिएशन रही है पीटीआई से और पीटीआई ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया है। तो अब उनकी रिटायरमेंट का यानी वहां से ओहदे से सबूत का नजदीक आ गया है, वो तो कहता है कि उनको तो प्रेसिडेंशियल हेड है, सदर ममलिकत ही इलेक्शन की तारीख देंगे, ये आइन कह रहा है। किस सिचुएशन में? आर्टिकल 48 मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बारी बताता हूं उसमें 48 आर्टिकल 48 का सेक्शन 5 तब और ट्रिगर इलेक्शन होगा। एक्ट तरमीम शुदा है उसमें, वो कब ट्रिगर होगा? वो कौन सी सूरत हाल है? वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन ये है वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे रहा है ना, वो तो जब तरमीम के बाद एक प्राइम मिनिस्टर को वोट आउट कर दिया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, दूसरा कोई बंदा अब 173 का मैजिक नंबर नहीं हासिल कर सका और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है जी असेंबली तहलील 90 दिन में इलेक्शन। वो आर्टिकल 58 सर आर्टिकल 58 तो 58(2)(a) के तहत असेंबली तहलील की है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, ठीक। और 48 ये 48 तब ट्रिगर होगा, 48(5) तब ट्रिगर होगा कि जब कोई बंदा असेंबली में से कोई भी जमात अपना वज़ीर-ए-आज़म वो असेंबली मुंतखब नहीं कर सकी। ठीक है, अच्छा हैदर वही साहब से पूछ लें। ठीक है हैदर वही साहब, आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है और किसके इख्तियार में तारीख देना? आर्टिकल 48(5) कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग आर्टिकल 48(1) यानी कि कतई नजर इस बात से कि आप सदर जो हैं वो अगर वजीर आजम की एडवाइस पे एक्ट कर रहे हैं तो भी अगर तो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और आप डिसॉल्व कर देते हैं वक्त से पहले, तो लिहाजा 90 दिन के अंदर तारीख देने का जो है इख्तियार वो सदर को ही हो, सदर के पास है। और जो सिचुएशन आज हम जिससे दरपेश हैं और जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, तो उसमें मेरे ख्याल से आर्टिकल 48(5) ही लागू होगा और आर्टिकल 48(5) में ये सवाबदीद जो है वो सदर पाकिस्तान की है। अब इलेक्शन इलेक्शन एक्ट जी है वो उस स्टैट्यूट के जरिए से आप कदगन नहीं लगा सकते आर्टिकल 48 पे। और ये बात अयूब साहब ने दुरुस्त फरमाई है कि देखें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आइन में, सिर्फ एक नहीं है। और एक आर्टिकल ये भी कहता है कि केयरटेकर्स के अंडर इलेक्शन होंगे, एक ये भी कहता है कि साफ शफाफ होंगे, एक ये भी कहता है कि ईसीपी ही कंडक्ट करवाएगी। लेकिन फिर जो आर्टिकल ये कहता है कि हर सूरत 90 दिन में होंगे, तो इन सारों को अगर हम साथ पढ़ें तो हमें इस तरह पढ़ना जरूरी होगा कि साफ शफाफ भी होंगे, केयरटेकर भी कराएंगे और इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराएगा, लेकिन 90 दिन के अंदर। और जहां तक डीलिमिटेशन और बाकी सारी सेंसस की बातें हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में है और उनके टाइम पीरियड्स भी दिए गए हैं और उस पर अमल दरामद लाजिम है। और कौन नहीं चाहेगा कि सब लोग काउंट हों, और अगर सेंसस नोटिफाई हो जाता है तो उसके बाद उसको अमली जामा भी पहनाया जाए और वो सब वोट कर सकें, लेकिन 90 दिन के अंदर। ठीक है सर। अच्छा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, 9 तारीख को असेंबली तहलील हुई, चूँकि मुद्दत से पहले तहलील हुई, 23 तारीख को सदर ममलिकत को ख्याल आया ख़त लिखने का, फिर वो उसका जवाब भी आ गया। इतने दिन में तो बहुत कुछ हो सकता था और हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सदर ममलिकत की आर्टिकल 48(5) के तहत। आर्टिकल 41 ये कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद है। अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व करता है तो आर्टिकल 48(1) जो है उसको सुपरसीड कर रहा है आर्टिकल 48(4). वो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं मैं पढ़ देता हूँ। वो ये कहते हैं
कि notwithstanding anything contained in Article 48(1). मेरा सर सिर्फ सवाल है लेट क्यों है, क्योंकि डिलिमिटेशन में हल्का बंदियों का मामला है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है बिना हल्का बंदियों के सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इलेक्शन करवा दें। On the advice of the Prime Minister, he dissolved the National Assembly, छोड़ दी। इसके बाद दूसरे मरले पे उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि वो इलेक्शन, ये जो 78 और 77 में जो अमेंडमेंट हुई है, यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं, इससे पहले यहाँ पे सदर और गवर्नर के अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, जो अब उन्होंने उनको हज़फ करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या एक सबॉर्डिनेट ला। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो आईन के ताबे हैं। अगर आईन ने और आर्टिकल 48(3) क्या कहता है, वो ये कहता है कि सदर अपने इख्तियारात एक्सरसाइज करेगा कतई नज़र इसके कि गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी है नहीं, जहाँ पे आईन ने उसको एक एक्सप्रेस ड्यूटी असाइन की हुई है। तो जब 48(5) के तहत एक एक्सप्रेस ड्यूटी उनको असाइन हुई है, तो 48(1) जो है जिसको सुपरसीड कर रहा है 48(4), तो 57 और 58 की जो अमेंडमेंट है ये मुतसादम है आईन के इस आर्टिकल 48 के साथ। और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना कि जी ये मेरा अख्तियार है, लाजिमन ये मसला हमने चैलेंज कर दिया है। वी हैव गॉट, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये डिसाइड करना है कि क्या इलेक्शन एक्ट कि जो अमेंडमेंट है 77 और 78, एक 77(1) है और दूसरी 78(1) है, क्या वो ओवरराइट करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सप्रेस आर्टिकल और जो कमांड देता है? कतई नहीं। अच्छा हसन साहब, अगर सदर साहब समरी नहीं भेजते, एडवाइस ही नहीं देते, तो मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मतलब? अगर सदर साहब एडवाइस डेट नहीं देते, सॉरी वज़ीर आज़म साहब अगर सदर के साथ मुशावरत नहीं करते, समरी आगे नहीं कहते, तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया उसके बाद तो ये लग रहा है कि इलेक्शन 2024 से पहले नहीं होने वाले। इलेक्शन तो 2024 में ही होने हैं ना। हाँ, उस 90 दिन के बाद ही है ना। दिसंबर 14 तक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जो डीलिमिटेशंस का अमल है इसको कंप्लीट करेंगे। डीलिमिटेशंस के बाद जो इलेक्शन प्रोग्राम आता है वो मेरे ख्याल के मुताबिक 54 दिन का होता है। तो फिर तो ये तो आप ऐड कर लें तो ये फरवरी मिड में जाएगा। देखिए बात ये है कि अभी जो ये मेरे मोहतरम भाई जो शेर अफजल साहब भी बात कर रहे हैं, हैदर भाई साहब ने भी बात की, ठीक है, मामला ये है कि प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांग ली है ना लॉ मिनिस्ट्री से, तो लॉ मिनिस्ट्री कल तक या परसों तक अपनी एडवाइस दे देगी। तो लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस आप आने दें। जो मैं तो समझ रहा हूँ कि देखें, आप किसी एक आर्टिकल को आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो आप अकेले नहीं पढ़ा जाता, आपने उन तमाम चीज़ों को देखना है। देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक आर्टिकल 51 जो है वो बड़ा वाजे है। देखिए आर्टिकल 17 के तहत एक मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का, मेरा ये राइट है कि मैं वोट करूँ और मैं उसको वोट करूँ, यानी मेरा हल्का अगर सपोजिटली इस वक्त मेरे ज़िले के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे ज़िले के अंदर 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं, तो डीलिमिटेशन के बाद हो सकता है कि मेरे ज़िले की नुमाइंदगी 3 सीटों की हो जाए कौमी असम्बली में, और इस टाइम अगर सपोजिटली 4 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, तो शायद जो है ये 4 की जगह 6 हो जाएं। तो बात ये है कि ये मेरा राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड है, उस ज़िले के भी हकूक़ हैं, जैसे प्रोविंशियल आप कहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी है, सूबाई हकूक़ होते हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट्स के भी हकूक़ हैं, इस तरह हर आम शहरी का राइट है। तो एक राइट से दूसरे राइट को आप किल नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब, हैदर भाई साहब, आपको लग रहा है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा डायरेक्टली? और दूसरा ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इस वक्त ज़रूरी क्या है? हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, आइन की रिक्वायरमेंट हल्का बंदियाँ हैं, या फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना क्या ज़रूरी है इस वक्त? देखें सुप्रीम कोर्ट तक तो बात बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर जाएगी मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल से देखें सैक्रोसैंक्ट प्रोविजन जो है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि हसन अय्यूब साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हारमोनियसली सारे आर्टिकल्स को साथ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शंस के हवाले से सैक्रोसैंक्ट आर्टिकल फिर भी 90 दिन वाला है, और ये सारी चीज़ें होनी है अगर 90 दिन में हो सकती है। जो चीज़ 90 दिन में नहीं हो सकती तो लिहाजा वो फिर अगले टाइम के लिए वेट करें। हालांकि मेरी अपनी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि सब एवरीवन शुड बी काउंटेड, बट साथ फिर हम ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जब आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो सीटें तो वैसे ही नहीं बढ़ सकती, तो ये 2 की जगह 3 सीटें हो नहीं सकती अभी। तो जब ये सब कुछ हो नहीं सकता और सिर्फ अंदरूनी डीलिमिटेशन की बात रह जाती है तो फिर खासकर मुश्किल हो जाएगा आईनी तौर पे। अब उससे हट के तो देखें, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो बाकी बात तो फिर आप रहने ही दें कि 90 दिन कौन से और 90 महीने कौन से और 90 साल कौन से, लेकिन आईनी तौर पे गुंजाइश निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, आप ठीक है सर, आपकी बात सीटें बढ़ाने के लिए।
ठीक है, बस सर आप की बात कंप्लीट, जो आपसे जानना चाह रहे थे, जो जवाब लेना चाह रहे थे, वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी किया था। इस पैरा में जो पैरा 22 था उसमें क्या कहा गया, वर्ड टू वर्ड पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ अपने पैनलिस्ट से, फिर उस पर मैं उनका मुख्तसर जवाब चाहूँगा। पैरा 22 ये कह रहा है कि फर्स्टली एंड मोस्टली इम्पोर्टेंटली देयर इज़ नथिंग सेक्शन 57 and 58 as allows the commission to go beyond the period stipulated constitutionally in article 224। ठीक है सर। पैरा 23 ये कहता है कि accordingly we are of the view that the time period imposed by article 224 for the holding of general elections cannot be extended by the commission by reason of any overriding constitutional power claimed to be conferred upon it by Article 2183 or in terms of the 2017 Act। सबसे पहले हसन साहब मैं आपसे जान रहा हूँ, ये हल्का बंदियों के जवाब बनाकर इसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ना। ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मातहत तो नहीं आ सकती। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको भी जो ताकत दी है, जो अथॉरिटी दी है, वो आईने पाकिस्तान ने दी है। और जो सेक्शन 51 है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 51 है, वो ऑब्लिगेशन है। अच्छा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई आईने पाकिस्तान से सुपीरियर नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक ये भी कह दिया था, ये पता नहीं कौन सा केस था, जिसमें उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो नॉर्मल लेजिस्लेशन से सुपीरियर हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जी एक्ट जो एक्ट है वो ताबे है जो आईने पाकिस्तान के, तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, कि इलेक्शन एक्ट ताबे है आईने पाकिस्तान के, लेकिन इलेक्शन एक्ट के साथ जो इलेक्शन कमीशन को आईने पाकिस्तान ही इख्तियार देता है कि आपने इंतखाबात कराने हैं। फिर जो 51 है वो कहता है कि आपने हल्का बंदियां करनी है, आपने सेंसिस जो लेटेस्ट सेंसिस हैं, जो यानी जो लेटेस्ट मर्दमशुमारी है उसकी मुनासबत से हल्कियां बंदियां करके इलेक्शन करानी है। किसी भी वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, पहली बात। दूसरी बात है कि ये इस ऑर्डर की कोई कदगन नहीं है। सर आप क्या कहते हैं? चूंकि अभी तो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, 90 दिन है तो 90 दिन है। देखिए 90 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं 90 दिन की बात थोड़ा सा उसको कंपेयर करता हूँ। जब ये फैसला जिस वक्त आया उस वक्त हालात ये नहीं थे, ना ये सेंसस से प्रूव हुई थी। अब जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का पैरा पढ़ रहे हैं 100% बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224 की सही तशरीह की है। आर्टिकल 224 बबांगे दहल एक्सप्रेस वर्ड में 90 डेज का जिक्र करता है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास न तो एक्सप्रेस न कोई इम्प्लाइड अख्तियार हैं कि वो 224 से डिविएट करें, और लिहाजा इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती है। मौजूदा जो आर्टिकल 224 ये वही ना कहता है कि इलेक्शन कमीशन किसी के पास कोई पावर नहीं है कि रूल ओवर करे। वो तो मैंने बता दिया ना कि वो आर्टिकल 224 क्लियर कहते हैं ना कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये जो सेंसस इन्होंने जाने से एक दिन पहले अप्रूव किए, उस सेंसस का अगर आप आर्टिकल 51 के तनाजुर में जायजा लेते हैं तो आप एक कंफ्यूजन जरूर पैदा हुई है, और ये ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, क्योंकि हमने ये भी चैलेंज किया है कि जो कौंसल ने जिसकी अप्रूवल दी, जिसमें 2 केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बैठे जो कि उस के पार्टिसिपेंट नहीं हो सकते थे, और यही ग्राउंड है कि हमने हमने जो इनकी अलकाबंदियों का डिलिमिटेशन की जो गजट नोटिफिकेशन की है, और जिस जवाब पे इलेक्शन कमीशन अब इसको तवालत देगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट अगर एक दफा ये होल्ड कर दे कि ये मीटिंग और ये अप्रूवल जो ग्रांट हुई है ये मजाज, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि इलेक्शन कमीशन तो कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाए इलेक्शन को। तो इलेक्शन कमीशन जो है आप इसके खिलाफ कोई सेक्शन 58। अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर वही साहब,
ठीक है, आप continue सेक्शन 58 में आप तरमीम देख लेना, वो तरमीम भी कुछ ऐसी मीनिंगफुल है। इन्होंने दो चीजें रखी हुई हैं और ये शायद हमारे सामने पेश आएंगी। एक तो सेक्शन 58 इलेक्शन एक्ट का ये कहता है कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है डेट देना। दूसरी बात ये करता है कि अगर एक दफ़ा ये शेड्यूल दे भी दे, अब शेड्यूल ये देगा ना विद इन दी प्रेस्क्राइब पीरियड, जो मियाद मुकर्रर है, वो ये कहते हैं इसके पास ये भी इख्तियार है कि वो अपने इस शेड्यूल को ओवरराइड करते हुए एक नया शेड्यूल जारी कर सकता है। यानी इस बहाने अगर नया शेड्यूल देगा तो नए शेड्यूल के लिए उतनी मियाद देगा जो इलेक्शन प्रोसेस के लिए दरकार है। तो ये और इसका मतलब ये है कि ये इस आड़ में भी आखिरी मिनट है, उस पर आखिरी में आपका ये इस मामले पर जो है सीसीआई जो है ना, देखिए सीसीआई को मामला जो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सीसीआई के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि उसमें कम से कम 5 वोट होने चाहिए और एटलीस्ट 2 जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं उन्होंने उसके हक में वोट दिया हो तो फिर सेंसिस नोटिफाई हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो सीसीआई है इसमें तो तमाम के तमाम लोगों ने हक में वोट दिया सीसीआई को नोटिफाई करने के लिए, और इसको नोटिफाई करने के लिए मर्दमशुमारी को, और उसके अलावा इसमें 2 इलेक्टेड सीएम मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से ये कोरम पूरा हो जाता है और इसको अगर चैलेंज करेंगे भी तो बड़ा टफ टाइम होगा इसको जो है वो बहुत शुक्रिया सर शेर अफजल मरवा साहब, वकील पीटीआई थे, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दरबई साहब माहिर क़ानून। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।